अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पे बात करते हैं। और अगेन आज हंगामा खेज दिन, बहुत सी खबरें हैं और आपके साथ शेयर करेंगे उन तमाम खबरों का अहवाल। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे सामने है जिसमें उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया है कि वो पीर के रोज यानी कि 17 अप्रैल तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दें। दूसरी तरफ आज पार्लियामेंट के अंदर एक बंद कमरा इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, डीजी ISI और जो बाकी अस्करी क़यादत है उन्होंने मुल्क के अंदर जो मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके ऊपर ब्रीफिंग दी। और शहबाज, मेरे ख्याल में आगाज इसी से कर लेते हैं क्योंकि कुछ अहम मेरे ख्याल में जो रिमार्क्स दिए हैं आर्मी चीफ ने, क्योंकि जाहिर है कि ये नए आर्मी चीफ हैं तो ये पहला मौका है कि इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जाके बंद कमरा इजलास में कुछ खिताब किया है, तो उससे हमें अंदाजा भी होगा। दो तीन आई थिंक वो पॉइंट्स हाईलाइट हैं जिसमें हमें देखने की जरूरत है। इसमें एक तो जो उन्होंने कहा है, दो के गवर्नमेंट तो कहती है कि जो इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि शायद क्योंकि सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी है तो इलेक्शंस नहीं हो सकते या उसमें ताखीर है। इसमें आर्मी चीफ ने जो कहा है, वहां पे अरकान पार्लियामेंट से खिताब किया, उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई नो गो एरिया नहीं है, मतलब जो रेट ऑफ द स्टेट है पाकिस्तान की वहां पे एस्टेब्लिश है। और इसी तरह से ये जो नए ऑपरेशन की जो बात हो रही थी, हमने पहले भी डिस्कस किया था, उनका ये कहना था कि ये जो है ये एक ऑन गोइंग जो पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजी थी, जो हिकमत अमली थी, तो उसी का ये एक तसलसल है। और एक और जो पॉइंट इसमें आर्मी चीफ ने हाईलाइट किया कि जो दहशत गर्द हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो जो रेट ऑफ द स्टेट है उसको एक्सेप्ट करें। और आगे जाके आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है हमारे यहाँ और हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट का एक सियासत के अंदर किरदार रहा है। तो इसमें आर्मी चीफ ने कहा है कि ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के, ये इनका काम है कि पाकिस्तान के मंजिल का तयन करें और जो अफवाज पाकिस्तान है वो भरपूर उनको सपोर्ट करेंगे। और आखिर में एक और जो दिलचस्प बात की, आपको पता है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म के अंदर भी बहस होती रहती है कि पुराना पाकिस्तान ठीक था या नया पाकिस्तान ठीक था, तो आर्मी चीफ ने एक नई टर्म कॉइन की है। वो कह रहे हैं कि ये ना नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान, इस बहस से निकल के हमें बात करनी चाहिए हमारे पाकिस्तान की। ये बात बिल्कुल ठीक है। दो टर्म्स के साथ मुझे भी प्रॉब्लम है कि नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान, और उसके साथ हकीकी आज़ादी जो थी वो 1947 में ले ली गई थी। और मुझे इसलिए इसमें प्रॉब्लम है कि मेरे बुजुर्गों ने इसमें बड़ी कुर्बानियां दी थी जब वो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे। तो सियासत के लिए स्टेट को जो है वो दाव पे नहीं लगाना चाहिए और इस किस्म के नारे लगा के वक्ती तौर पर वोटर्स की जो हमदर्दियां वो गेन की जाती हैं। और फिर इसके अंदर मसला ये है कि जो वोटर्स होते हैं वो अपने लीडरान की जो बात उस पर वो यकीन करते हैं। खासतौर पर इमरान खान साहब की बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है, लोग उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट भी करते हैं। तो इस तरह के जो नारे वो सोच समझ के लगाने चाहिए। इजलास आज का बहुत इंपॉर्टेंट था, सिक्योरिटी के हवाले से बात भी हुई, जो अंदर कुछ स्पीचेस हुई जिसमें खासतौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की, उन स्पीचेस को काफ़ी अप्रिशिएट भी किया गया। और प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा इकॉनमी के ऊपर भी बोले। जहाँ तक सिक्योरिटी ऑपरेशन की बात है तो उसके ऊपर एक मिक्स रिएक्शन था। जो हमारे कुछ पार्लियामेंटेरियंस फ्रॉम दी एस-फाइल फाटा एरिया थे, कुछ जो मेंबर्स थे उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली इसको अपोज किया कि वो इसके अलाउ नहीं करें। कुछ का ख्याल था कि ये हुकूमत को या सिक्योरिटी फोर्सेस को या लीडरशिप को, जो एक जो सेंटिमेंट है ना वो बहुत ज्यादा है। और कल भी हमने देखा कि अब तो पब्लिकली भी डिफेंस मिनिस्टर ने भी उसका इजहार किया, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें आपको पता है कि जो माजी की पॉलिसी थी, तालिबान के साथ मुज़ाकरात करना, उनके लोगों को पाकिस्तान वापस आने देना, उससे डिस्टेंस किया है इस गवर्नमेंट ने भी, इस एस्टेब्लिशमेंट ने भी। तो ये बात ज़रूर इवन के इन कैमरा इजलास में भी हुई है कि ऐसे लोगों को आखिर कटहरे में क्यों नहीं लाया जाता, उनसे सवाल क्यों नहीं किया जाता, उनको उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स क्यों नहीं की जाती। अगर हमने कोई नया ऑपरेशन करना भी है तो सबसे पहले तो उन लोगों को बुलाएं ना कि जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ। मेरे ख्याल में कल भी इस पर ज़रूर बात करेंगे क्योंकि ये इन कैमरा इजलास था तो मजीद भी डिटेल्स आएंगी। दूसरा जो इशू है, ज़ाहिर है कि आप देखें, कोशिश तो की कि हम इकोनॉमी जो है लगता है कि हर जगह इन्फिल्ट्रेट करती जा रही है। तो आज आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैम्बर के अंदर 3 रुकनी जो बेंच था चीफ जस्टिस की सरबराही में, उसने प्रोसीडिंग की, वो जो फैसला था उनका 4 अप्रैल का कि पंजाब के अंदर इंतखाबात 14 मई को होने चाहिए, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सरकार तो हमें पैसे ही नहीं दे रही। फिर पार्लियामेंट ने भी आपको पता है कि उस मूव को रिजेक्ट किया।
तो आज जो उसमें बड़ी बात है कि जो प्रोसीडिंग्स के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, यानी कि एक्टिंग स्टेट बैंक के जो गवर्नर है, उनको डायरेक्ट किया गया है कि वो 21 अरब रुपए जो है 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को दे दें। ये तो खबर आ गई। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या कानून क्या कहता है, पहले तो स्टेट बैंक का रोल क्या है, क्या इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्ट कर सकती है कि आप पैसे जो है वो किसी भी इदारे को दे दें उठा के स्टेट बैंक? देखिए, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्ट है उसके तहत जो 2-3 बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं स्टेट बैंक की, और जो अभी इस कानून में अभी अमेंडमेंट भी आई थी लास्ट ईयर पीटीआई के टाइम पे, IMF के कहने पे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो है वो महंगाई पे काबू पाना है। वो इलादा बात है, उसमें बुरी तरह वो नाकाम हो रहे हैं। दूसरा उनका जो टर्शियरी ऑब्जेक्टिव है कि उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना है। उसके अलावा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो बैंक ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। स्टेट बैंक इटसेल्फ कुछ नहीं है इन टर्म्स ऑफ ये जो उसके पास खाते पड़े होते हैं। आज जो स्टेट बैंक ने एक इंफॉर्मेशन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि उनके पास तकरीबन 1409 अरब रुपया वफाकी हुकूमत का पड़ा हुआ है, और उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट है रफली कोई 1392 अरब रुपया शायद, वो अकाउंट नंबर 1 जिसको नॉन फूड अकाउंट भी कहा जाता है। ये जो जो अकाउंट नंबर 1 है ये बेसिकली वफाकी हुकूमत का मेन अकाउंट होता है, जिसके अंदर डेली जो स्टेट के रेवेन्यूज आ रहे हैं, चाहे FBR के रेवेन्यूज है, नॉन टैक्स है, कुछ आप पासपोर्ट फीस जमा करवाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो उसमें अकाउंट नंबर 1 में जाते हैं, और उससे वो पैसा निकलता है जो फेडरल गवर्नमेंट अथोराइज करती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। ठीक है, जैसे आपका बैंक के अंदर अकाउंट है, आप चेक लेके जाते हैं या खुद कैश करवा लेते हैं, या आपने मेरे पैसे देने तो मेरे नाम पे चेक दे देंगे, मैं जाके स्टेट बैंक से वो ले लूंगा। स्टेट बैंक वो आगे पैसा फिर ट्रांसफर कर देता है AGPR को, या जिधर भी कंसर्न एंटिटी होती है। तो स्टेट बैंक इटसेल्फ कोई अथोराइजेशन नहीं कर सकता। यहाँ पे एक एनॉमली है, लेकिन उस एनॉमली इसके ऊपर आने से पहले जो आज स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शंस हैं वो पहले मैं बता दूं, फिर मैं एनॉमली बताता हूं। इंस्ट्रक्शंस से पहले भी आई थिंक ये जो आप बात कह रहे हैं ना, इसमें जो एक्टिंग गवर्नर थे स्टेट बैंक के, जो ये ऑर्डर आज का आया है, उसमें तो ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमें हुक्म देती है, हम तो ये 21 अरब रुपए एट द अर्लीस्ट जो है हम वो ट्रांसफर कर देंगे। जो आप बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑन देयर ऑन कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे जो एक्टिंग स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वो क्लियरली कह रहे हैं जी आप हमें बता दें, हम पैसे ट्रांसफर कर देंगे। मैं उसी पे आने लगा था। 2-3 चीजें अगर ऑर्डर को हम इस सीक्वेंस में पढ़ लें नाज़रीन, एक तो जो बड़ी बात सबने कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने हदायत जारी की है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि वो जुमेरात जो मंडे है अप्रैल 17 उस दिन तक जो ऑफिशियल वर्किंग आवर्स हैं उससे पहले ये पैसा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपया ट्रांसफर कर दे। दूसरी हदायत स्टेट बैंक को ये दी गई कि वो एक कम्युनिकेशन भेजेगी, एक मरासला भेजेगी वजारत खजाना को कि ये वाला जो पैसा है हमने इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उसका जो अगला मरहला फिर ये होगा, वजारत खजाना अकाउंटेंट जनरल फॉर पाकिस्तान रेवेन्यू जो है AGPR को हदायत जारी करेगी कि जो ACP का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है उसके अगेंस्ट एक सीलिंग लगी हो कि 7 तक उसमें पैसा ट्रांसफर हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की हदायत यह है कि वजारत खजाना AGPR को हदायत जारी करे कि ये भी काम मंडे से पहले या मंडे तक होना चाहिए कि वो जो सीलिंग है उसको 21 अरब रुपए से रिलैक्स किया जाए। AGPR वो सीलिंग रिलैक्स करेगा, 21 अरब रुपया वो वहां से फिर इलेक्शन कमीशन को अथोराइज कर दिया जाएगा यूज करने। ये तो एक प्रोसेस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो करना है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या ये काम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो हदायत जारी की गई है, क्या ये काम सुप्रीम कोर्ट का है, पार्लियामेंट का है या वफाकी हुकूमत का? ये सबसे अहम सवाल है, इसी के ऊपर अब सारी बहस हो जाएगी। मेरे जो पिछले 1-2 आर्टिकल्स थे एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, उसमें ये बात मैंने बड़ी वाज़ेह लिखी थी कि बावजूद इसके के जो एक इन्होंने बिल पेश किया था पार्लियामेंट में, उसको पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया था। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता वफाकी हुकूमत के ऊपर कि वो पैसा नहीं दे सकता। आइन का आर्टिकल 84 ये एक वाज़ेह जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर बजट कोई पेश हो गया, फॉर एग्जाम्पल जून में बजट पेश हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में सैलाब आए, जब पाकिस्तान में सैलाब आए तो उसके ऊपर इजाफी खर्चा हुआ, वो तो बजट में नहीं था। तो आइन का आर्टिकल 84 जो है वो इस चीज की इजाजत देता है वफाकी हुकूमत को कि वो हर तरह का जो खर्चा जो अनफोर्सीन है या बजट एलोकेट हुआ और इजाफी खर्चा हो गया है, तो उसमें वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार है आर्टिकल 84 के तहत कि वो जो खर्चा है वहां से उसको मजीद उसमें इजाफा कर सकता है या नया खर्चा भी जारी कर सकता है। अब 2 तरह के खर्चे होते हैं। आइन का आर्टिकल कामरान ये है 80, इसको समझने की बहुत जरूरत है। आइन का आर्टिकल 80 ये कहता है कि पार्लियामेंट में एक एनुअल बजट स्टेटमेंट हर साल पेश होती है।
उसके तहत दो तरह के खर्चे होते हैं, एक होता है वोटेड एक्सपेंस और एक होता है चार्ज। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। वोटेड वो खर्चा है जो वजारतों का है, वो ऐसी चीजें जो आप उसको पार्लियामेंट के पास ही इख्तियार होता है कि उसको अप्रूव करे या ना करे, और ये इख्तियार इनको किस शिक के तहत होता है। ये थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल है, लेकिन ये जरूरी है आज लोगों को समझाना। नाज़रीन, ये आइन का आर्टिकल 82 का जो सब आर्टिकल 1 है, उसकी क्लॉज आगे 1, उसके तहत ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, ये मैं रीड कर रहा हूं आइन से, so much of the annual budget statement as relates to the expenditures charged upon the federal consolidated fund may be discussed in but shall not be submitted to the vote of the National Assembly। कुछ ऐसे अखराजात आइन में वाज़े तौर पर कर दिए गए हैं जिसके अंदर पार्लियामेंट के पास भी इख्तियार नहीं है कि वो उसको रिजेक्ट कर दे। पार्लियामेंट में पेश जरूर होगा, पार्लियामेंट उस पर डिबेट कर सकती है, उस पर वोट नहीं कर सकती। कौन से खर्चे हैं, इसकी एक पूरी एक डिटेल दी हुई है, ये भी आइन के अंदर आपको मिल जाएगी। इसका जो आर्टिकल इसका है आगे जो इस चीज को एक्सप्लेन करता है, जो एक्सपेंडिचर्स 81 ये आर्टिकल है, इसमें एक लिस्ट दी हुई है जिसमें प्रेसिडेंसी के अखराजात हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं, पार्लियामेंट के अपने अखराजात है जिसमें सेनेट, नेशनल असेंबली, और जो कर्जे वफाकी हुकूमत के जिम्मे होते हैं उनकी जो अदायगी है, ये सारे चार्ज एक्सपेंडिचर्स हैं। वफाकी हुकूमत जो है उसको प्रोसेस करके उसको पार्लियामेंट में ले जाएगी, लेकिन इसको वोट आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ा इसके अंदर मसला है। उसके बावजूद आज जब ये इवन जो ऑर्डर आया जब सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके बाद हंगामी इजलास कौमी असम्बली का, उसमें उन्होंने करारदाद पास की, और उसमें अगेन उन्होंने ये कहा, जो करारदाद का मतन है, कि ये ईवान वाजे करता है कि बजट, मालियाती बिल, इक्तसादी मामलात और वसाइल के इजरा से मुतालिक मंजूरी देने या ना देने का तमाम तर इख्तियार पार्लियामेंट के पास है, जैसा आइन की रूह में दर्ज है, आइन में दर्ज है। कोई इदारा पार्लियामेंट के इस इख्तियार को छीन नहीं सकता और ना ही मुअत्तल या मनसूख कर सकता है। ऐसा करना आइन पाकिस्तान की बुनियादी तसव्वुर के खिलाफ वर्जी और दस्तूर की इमारत ढाने के मुतरादिफ है। तो मतलब है कि वो एक टसल चल रही है। उसमें एक जो चीज हम एक्चुअली ये तो टेक्निकलिटीज में पड़ गए ना, इसमें एक और जो गवर्नमेंट की प्ली थी, क्योंकि पाकिस्तान की जी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी बुरी है कि हम एलोकेट नहीं कर सकते पैसे। अब इसके अंदर जो आफ्टर जो प्रेजेंटेशन दी है स्टेट बैंक के एक्टिंग गवर्नर ने और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये जो 21 अरब रुपए की रकम है, ये तो एक पीनट्स के बराबर है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा जो गवर्नमेंट एक दावा कर रही है, तो इसको भी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही आई थिंक वो जो आपने बात की ना कि चार्ज, वो आपने समझाया। अब इसके अंदर एक इशू ये कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का, लेट्स से कि चलें अगर गवर्नमेंट जो है वो गड़बड़ कर रही है, ट्विस्ट कर रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये इख्तियार है? क्योंकि कुछ लोग हवाला दे रहे हैं 6-4 की जजमेंट थी काजी फायज ईसा, जस्टिस काजी फायज ईसा का जो रेफरेंस डिसमिस हुआ था, उसमें भी एग्जैक्टली FBR से रिलेटेड जो है वो उस जो अक्सरियत का जो फैसला था उसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी इदारा किसी और इदारे की जुरिस्डिक्शन को नहीं ले सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मेरे ख्याल में ओवरस्टेप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कर रही है और वफाकी हुकूमत भी कर रही है। वफाकी हुकूमत का ये फैसला कि वो नेशनल असेंबली में एक नया बिल लेके जाएगी, ये चार्ज एक्सपेंस करने के लिए वो फैसला ही गलत था। मैंने फिर दोबारा कहता हूं, आइन के आर्टिकल 84 के तहत ये हुकूमत के पास इख्तियार था कि वहां से पैसा वो दे सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मेरे ख्याल में, आई मे बी रॉन्ग, आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, बट मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि वो जो है वो इस किस्म का वो कोई इंस्ट्रक्शन दे सके। और ये चीज इनका जो ऑर्डर है उसके अंदर ये लिखी हुई है कि जी अगर अथॉरिटी का जो मसला है तो हमारा जो शॉर्ट ऑर्डर है ये इट विल बी डीम्ड सफिशिएंट कि वो ऑथराइजेशन हो जाएगी। लेकिन एक चीज अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है नाज़रीन, हम ब्यूरोक्रेसी की इसी प्रोग्राम में बहुत ज्यादा उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। एक चीज आप जरूर अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि वजारत खजाना के जो हुकाम थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सच बोला है कि ये जो आइन का आर्टिकल 84 है इसके तहत कोई भी खर्चा जो है वफाकी हुकूमत कर सकती है। वफाकी हुकूमत से बात की मजाज है, ये शॉर्ट ऑर्डर में दर्ज है और इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम किसी ने इन हालात में सच बोलने की जरूरत की है। और मेरे ख्याल में उनके पास ऑप्शन भी नहीं था, एक्टिंग जो स्टेट बैंक के गवर्नर हो या वजारत खजाना के ऑफिशियल्स हों, तो उन्होंने तो सिंपली यही कहा कि ठीक है जी आप ऑर्डर कर दें, हम उस पर इंप्लीमेंट कर देंगे। असल में तो लड़ाई आपको पता है कि गवर्नमेंट की और सुप्रीम कोर्ट की और फिर एस्टैब्लिशमेंट भी उसके बीच में है, और बीच में जाहिर है कि ये फिर ऑफिशियल्स मारे जाते हैं। इन एनी केस यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मईशत की बात हो रही है तो बात करेंगे कि क्या IMF के साथ पाकिस्तान की जो बातचीत चल रही है उसमें कोई ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के
के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 21 अरब रुपए जारी करेगा या नहीं करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कम से कम मुत्तहिदा अरब अमारात ने IMF को यह कह दिया है कि वो पाकिस्तान को $1 अरब का मजीद कर्जा देंगे, और ये वो शर्त थी IMF की जिसकी वजह से अभी तक जो प्रोग्राम है वो लटका हुआ था। और इससे पहले हमने देखा कि जो सऊदी अरब है उसने भी IMF को ये कमिटमेंट दी है कि वो $2 अरब मजीद पाकिस्तान को कर्जा देगा। तो शहबाज, ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसहाक डार साहब ने बाकायदा तौर पर ट्वीट किया है। और वैसे तो हमारी हालत ये आ गई कि जब हमें कर्जा मिलता है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और ऐसे करते हैं कि जैसे ये कोई हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि ये बायसे शर्मिंदगी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारी मुआशी सूरत हाल ऐसी है कि अगर अब IMF का प्रोग्राम बहाल होता है तो ये हमारे लिए किसी मौजज़े से और किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होगा जो हमारी इस वक्त हालत है। तो डू यू थिंक कि ये UAE की तरफ से अब जो कमिटमेंट IMF को दे दी गई है, सऊदी अरब ने इससे पहले $2 अरब की जो कमिटमेंट है वो IMF को दे दी थी, कि तमाम जो हर्डल्स हैं वो आपके ख्याल में अब क्लियर हो गई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि तमाम हर्डल्स जो हैं वो क्लियर हो गई हैं, लेकिन उस पर बात करने से पहले ये जो आपने बात कही है ना कि ये क्या ये शुक्राने की बात है या ये हमारे लिए एक हमें सोचना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान कहाँ पे आके खड़ा हो गया। $350 अरब की इकोनॉमी है पाकिस्तान का, टोटल जो साइज है डॉलर टर्म्स में 24 करोड़ की आबादी है, और कहा जाता है कि जितने नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास हैं, दुनिया के बहुत कम ममालिक के पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज है, और पता नहीं क्या क्या कुछ हमें बताया जाता है और किताबों में पढ़ाया जाता है। लेकिन हालत ये हो गई है कि UAE से $1 अरब की कंफर्मेशन पिछले 4 माह से नहीं मिल रही थी, तो अब वो मिली है। तो उसके बाद अब लग ऐसे रहा कि थोड़ी सी जान पैदा हुई है और IMF का जो प्रोग्राम है वो शायद उसमें वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए। नाज़रीन, ये 2 ट्वीट्स किए हैं जो सागदार साहब ने। इस हफ्ते कुछ दोबारा डेवलपमेंट्स हुई थी IMF के फ्रंट के ऊपर। एक उनका पहला ट्वीट ये आया कि अल्लाह का शुक्र है कि UAE ने IMF को कॉन्फर्मेशन कर दी है कि वो पाकिस्तान को $1 अरब का कर्ज देगा। ये जो कॉन्फर्मेशन है, याद रहे कि IMF को की गई है, पाकिस्तान को नहीं। इसी तरीके से सऊदी अरब ने भी $2 अरब की कॉन्फर्मेशन IMF को की थी, और ये IMF ने कॉन्फर्मेशन इसलिए लिए हैं कि क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान और IMF के दरमियान, और IMF का ये ख्याल है कि जो बात पाकिस्तान करता है उस तरीके से वो पूरी नहीं होती। तो इस दफा वो डायरेक्ट जो है वो अब उनसे कॉन्फर्मेशन ले रहे हैं जो लैंडर्स हैं उनके साथ। $1 अरब के कर्जे के साथ जो UAE का डिपॉजिट है पाकिस्तान, वो $3 अरब तक बढ़ जाएगा। $2 अरब UAE पहले ही दे चुका है। इसके साथ एक जो दूसरा ट्वीट इसहाक डार साहब ने किया कि चीन का एक कमर्शियल बैंक जिसने $1.3 अरब का कर्जा पाकिस्तान को देना था, ये कर्जा उन्होंने पहले पाकिस्तान को दिया हुआ था, पाकिस्तान ने वो कर्जा वापस कर दिया। उसमें से उन्होंने $1 अरब पहले ही दोबारा में रिटर्न कर दिया है। $30 करोड़ उसमें से मजीद जो है वो पाकिस्तान को आज मिल जाएगा। ये डार साहब का दूसरा ट्वीट था। कामरान, ये है हमारी कहानी इकोनॉमी की कि $30 करोड़ के जो जब मिलता है कर्जा तो उसके ऊपर फिर पाकिस्तान का वजीर खजाना ट्वीट करते हैं। अब इसमें सूरत हाल कुछ ऐसी है, क्या ये जो पैसा आ रहा है इससे किस हद तक सस्टेनेबिलिटी होगी और IMF के प्रोग्राम के अब कितने करीब चले जाएंगे। जो IMF ने पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स उन्होंने जो असेस की हैं वो $6 अरब की हैं। 2 मीटिंग्स इस हफ्ते हुई हैं। एक हुई इसहाक डार साहब की वर्चुअल कांटेक्ट हुआ जो डायरेक्टर हैं IMF के मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के जिहाद अजहर साहब के साथ, और वो कोई इतनी अच्छी मीटिंग नहीं थी। ये बुध वाले दिन हुई। कल जुमेरात को डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर उनकी जो खातून है उनके साथ राब्ता हुआ डार साहब का। उसके अंदर फिर ये दोबारा नंबर्स डिस्कस हुए। ये जो कल वाली मीटिंग थी उसमें पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी IMF से कि ये जो हमारे ऊपर $6 अरब की आप शर्त लगा रहे हो, इसको कम करके $5 अरब कर दिया जाए। ये रिक्वेस्ट इसलिए की गई, पाकिस्तान का ये ख्याल है कि जो $6 अरब चाहिए था वो इसलिए कि जो करंट अकाउंट का खसारा है जो एस्टिमेटेड था वो नंबर $7 अरब होगा पूरे माली साल में। पहले 8 माह में तकरीबन ये $3.9 अरब है। अब जिस तरीके से हुकूमत ने इनफ्लोज और आउटफ्लोज को कंट्रोल किया हुआ है उस लिहाज से तो लग नहीं रहा कि ये जो करंट अकाउंट का खसारा है ये कोई $6 अरब या उनके 7 अरब तक तो नहीं पहुंचेगा, 6 तक शायद पहुंच जाए। अभी 4 है अगले 4 माह में, अगर $500 मिलियन का भी ये डेफिसिट करते हैं। नॉर्मली जो जून का महीना होता है उसमें डेफिसिट का नंबर थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इन्होंने कल रिक्वेस्ट की थी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर को और उन्होंने वो बात नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, आपको $6 अरब ही अरेंज करना है। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये पैदा हो जाता है कि 6 में से उन्होंने कहा था कि $3 अरब पाकिस्तान पहले लेके आएगा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के और $3 अरब बाद में। $2 अरब की कॉन्फर्मेशन आ गई सऊदी अरब से।
1 अरब डॉलर की यूएई से आ गई, तो लगता तो ऐसे है कि उनकी शर्त पूरी हुई है, लेकिन इसके अंदर भी एक कैच है। कैच ये है कि जो हमने आईएमएफ को बताया है कि हम 6 अरब डॉलर कहां से अरेंज करेंगे, उसमें से कुछ पैसे ऐसे हैं जो कमर्शियल बैंक से आने हैं। आईएमएफ का ये ख्याल है कि कमर्शियल बैंक से पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिल सकता, तो उन्होंने ये कहा था इनको पहले कि आप 2 अरब डॉलर बायलैटरल कर लें, फॉर एग्जांपल सऊदी अरब का, और 1 अरब डॉलर आप बाकी सोर्सेज से कर लें, जैसे किसी कमर्शियल बैंक से ले लें, जो इन्होंने कहा था वर्ल्ड बैंक या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से ले लें, AIIB से, तो उधर से उन्होंने कहा था 1 अरब डॉलर अरेंज कर लें। तो अगर तो ये शर्त इस हद तक है कि आपने 3 ही लेना है जहां से मर्जी आए, फिर तो एक जो उसमें मसला था स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाता है। तो अगर ये 2+1 है, 2 बायलैटरल और 1 किसी और जरिए से, तो फिर इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज जो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं, इसका हमारे ऊपर शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट क्या आएगा, ये थोड़ा सा अगर हम नाज़रीन को बता दें कि इस वक्त ये डिपॉजिट्स जो हम ले रहे हैं इसके स्टेटस क्या है। खुशियां तो हम नाज़रीन मना रहे हैं, इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो अपने ग्रॉस ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 4 अरब डॉलर एक दफा फिर रह गए हैं। ये इसके बावजूद है कि चाइना ने पिछले कुछ अरसा में हमें कोई 1.7 अरब डॉलर का कर्जा दोबारा दिया था, वो भी हम यूटिलाइज कर सके, तो 4 अरब डॉलर के ऊपर खड़े हुए हैं। लेकिन जो हमने डिपॉजिट्स पकड़े हुए चीन से, सऊदी अरब से और मुत्तहिदा अरब अमारात से, जो पहले हमारे पास है वो 9 अरब डॉलर की है। तो अगर वो 9 अरब डॉलर के डिपॉजिट, इसका मतलब नेगेटिव में पहले ही जा रहे हैं, तो अब 3 अरब डॉलर का डिपॉजिट हमारा और आ जाएगा सऊदी अरब से और यूएई से, तो टोटल डिपॉजिट जो है वो हो जाएगा 12 अरब डॉलर का। अब इसका नुकसान क्या है नाज़रीन? नुकसान ये है कि ये जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं ये 1 साल की मुद्दत के ऊपर आ रहे हैं, और फिर 1 साल बाद जब इनको वापस करना होता है तो फिर मसला वहां पे वही पैदा होता है, रोल ओवर का करने की हम रिक्वेस्ट करते हैं। जब रोल ओवर नहीं कर सकते तो रिजर्व्स आपकी इतनी पोजीशन अच्छी नहीं होती, उसके ऊपर एक दबाव पड़ता है। तो ये हुकूमत पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि कब तक 1 अरब डॉलर के कर्जे लेकर या 2 अरब डॉलर के शॉर्ट टर्म के कर्जे लेकर ये अपना गुजारा करेंगे, और उसका नुकसान ये होगा कि आज से 1 साल बाद जब हम बैठे होंगे तो 12 अरब डॉलर हमने वापस करना होगा, जिसमें से उस वक्त हो जाएगा 4 अरब डॉलर पहले ही चीन से हमने लिया हुआ है, सऊदी अरब का 3 अरब डॉलर पहले है, 2 और आ जाएगा तो 5 अरब डॉलर, और यूए का जो पहले 2 था अब 3 हो जाएगा। तो कामरान तो ये बड़ी जो मौजूदा हालात लग रहे हैं, तो अगर अभी 12 अरब डॉलर के डिपॉजिट्स हो जाएंगे तो अगले साल 20 के हो जाएंगे। आपने कहा कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट जो है शायद इस वक्त उनको इसमें दिलचस्पी है कि किसी तरीके से पंजाब के अंदर इंतखाबात ना हो पाए, उनमें ताखीर की जाए। तो इनको ये जो मसाइल हैं इस पर शायद इतनी तवज्जो नहीं है। दो के सिक्योरिटी एक अहम इशू है, बाकी मामलात के ऊपर तो हम देख रहे हैं कि हंगामी इजलास होते हैं, लेकिन ये जो मुआशी चैलेंजेस हैं इससे हमने कैसे निकलना है, इस पर उस तरीके से हमें हुकूमत की जो फुर्ती को नजर नहीं आती, और नतीजा हमारे सामने। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे कि होना तो ये चाहिए कि यूएई और सऊदी अरब से कमिटमेंट मिलने के बाद अब आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो बहाल हो जाना चाहिए या उसकी राह हमवार हो जानी चाहिए। क्या ऐसा होगा? अभी भी क्या कोई रुकावट है? ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जैसे जिक्र कर रहे थे, यूएई और सऊदी अरब ने कमिटमेंट दे दिया आईएमएफ को, जो उन्होंने पैसा हमें देना है, और उसके बाद होना तो ये चाहिए कि आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल हो जाना चाहिए। तो क्या जो पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था, अब तो तमाम जो, और गवर्नमेंट भी यही कह रही है, सागदार्स भी यही कह रहे हैं कि तमाम हमने जो भी प्रायर एक्शंस थे, तमाम जो मुतालबात थे आईएमएफ के, वो पूरे कर लिए हैं, और ये आखिरी जो उनकी शर्त थी कि हमारे दोस्त ममालिक बराह रास्त कमिटमेंट दें आईएमएफ को। तो अब तो मेरे ख्याल में जो बोर्ड की मीटिंग है उसकी तारीख आ जानी चाहिए, कोई रुकावट तो नहीं होनी चाहिए। आप इसाकदार साहब की तरह बहुत जल्दी कर रहे हैं। नहीं, मैं इसाकदार के ही आपको आप स्टाफ लेवल किया ना, वो यही कह रहे हैं। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, उसके बाद जो हमें आईएमएफ ने कहा था, एस्टर पेरेज ने, कि 4 से 6 हफ्ते चाहिए होंगे बोर्ड मीटिंग के लिए। वो डार साहब का ये ख्याल है कि हम उनसे रिक्वेस्ट करके उसको 2 हफ्ते से 3 हफ्ते करवा लेंगे। ये कह रहे हैं कि 2 हफ्ते हम करवा लेंगे जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। तो अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट लेट्स से आज हो जाता है तो 1 मई से पहले तो मीटिंग नहीं होगी ना बोर्ड की, तो वो एक अलग चीज है। नहीं, तो अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी अब क्यों नहीं हो रहा? मतलब देखिए ना, 2 चीजें देखने क्या इसहाक डार साहब की बात गलत तो नहीं है? मतलब हमने बिजली की कीमतों में इजाफा किया, हमने फ्यूल सब्सिडी विड्रॉ की, हमने मिनी बजट लेके आए, मतलब जो कुछ विड्रॉ की हमने नहीं, जो शुरू में की थी, चले उस पे जो भी हमने नहीं, अभी उस पे बात करते हैं ना, ये तो बड़ा हॉट टॉपिक है, ये इसके अंदर बड़ा मसाला है। अच्छा, अभी तक विड्रॉ नहीं की वो? नहीं, क्योंकि हमने एश्योरेंस दे दी है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अभी एक चीज तो 6 अरब डॉलर के ऊपर मैं एक दफा फिर कह दूं, ये चीज ध्यान में रखें कि ये देखना है कि ये 3 अरब बायलैटरल
को मानेगा IMF, या ये 2+1 की बात करेगा? मतलब दो आप दोस्तों से लें और एक कहीं और जो है से कमर्शियल। अभी इस पे क्लैरिटी नहीं है। इसमें मैं ये बात कहूं कि थोड़ा ज्यादती नहीं करता IMF, क्योंकि आपको पता है कि जब आप IMF के प्रोग्राम में नहीं होते तो आपको भी पता है कि जो कोई भी कमर्शियल जो इदारा है या जो बैंक है वो तो आपको उस तरह से कर्जा नहीं देगा ना, अगर देगा भी तो बड़ी सख्त शराइत पर देगा। इन्होंने अब जिस तरह के इन्होंने फाइनेंसिंग प्लान $6 अरब का दिया तो उन्होंने उसी तरह की शराइत लगानी है ना। जैसे इस प्लान के अंदर एक चीज इन्होंने डाली हो कि जो 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को इन्होंने ठेके पे देना है, आउटसोर्सिंग करनी है। इन्होंने कहा था जून तक हम उसको कर देंगे आउटसोर्सिंग, और हमें उसमें से तकरीबन कोई $500 मिलियन प्लस $500-600 मिलियन इनका कोई एस्टिमेट है, यहां तक हमें पैसे मिल जाएंगे। वो हमारा फाइनेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट भी पूरे कर देगा और कर्जा भी वो नहीं होगा। तो अब उसमें जो डेवलपमेंट ये है कि वो शायद अगस्त 2023 से पहले पॉसिबल ही ना हो। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, वर्ल्ड बैंक का ये एक ज़ैली इदारा है, वो उसका ट्रांजैक्शन एडवाइजर है, वो तो भी बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर इसके ऊपर काम कर रहा है। तो ये अगर $500 मिलियन वहां से गायब हो जाता है तो कहीं से तो उसको इंक्रीज करना है ना। तो इन अ वे IMF आपके साथ ज्यादती नहीं कर रहा, वो डबल श्योर हो रहा है कि इधर से प्रोग्राम भी आपका जो है वो रिवाइव हो जाए और फिर भी हमारा $6 पूरा ना हो तो बोर्ड में भी जो है वो एम्बेरसमेंट होगी। और पाकिस्तान की मेरा ये सवाल था, डू यू थिंक कि IMF के प्रोग्राम के बगैर जिस तरह की पाकिस्तान की इस वक्त हालत है, ये इतना आसान होता है कमर्शियल लोन लेना? क्योंकि अगर IMF से डील हो जाए फिर तो शायद जो इवन इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कम से कम इतना एतबार होता है कि चलें ये IMF के अम्ब्रेला के तहत हैं तो हमारी जो पैसे हैं वो सिक्योर हैं। ये देखें, ये कल भी बात हुई है, डार साहब ने भी कल जो मेरे जराए बता रहे हैं, जो इनकी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की मीटिंग थी उसमें उन्होंने कहा कि 2 एटलीस्ट कमर्शियल फॉरेन कमर्शियल बैंक हमारे साथ राब्ते में है, लेकिन वो हमें उसी वक्त कर्जा देंगे जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। तो आप SLA कर लें तो उधर से हमें वो पैसे मिल जाएंगे। तो हो सकता है IMF सॉफ्ट हो जाए, हो सकता है नहीं हो, मैं इस स्टेज के ऊपर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो इससे एक दिन पहले मीटिंग हुई थी बुध की, वो जरा इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे ख्याल नाज़रीन को बता देते हैं। बुध को पहला वर्चुअल कॉन्टैक्ट हुआ बहुत अरसे के बाद सागडार साहब के दरमियान और जो डायरेक्टर हैं IMF के मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, वो रीजन जिसमें पाकिस्तान फॉल करता है, जिहाद अजहर के दरमियान। उसमें जो मीटिंग का स्टार्ट हुआ नाज़रीन में कोई इतना अच्छा नहीं हुआ। जो जराए बता रहे हैं कि मीटिंग के बिल्कुल आगाज में ही जो नेथन पोर्टर है मिशन चीफ IMF के, उन्होंने सवाल किया कि पेट्रोल सब्सिडी के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है। तो उसके ऊपर डार साहब ने फरमाया कि हमने आपको पहले बता दिया था कि हम ये सब्सिडी जो है अब नहीं दे रहे, हमारा इरादा नहीं है। तो जब हमने आपको ये बात बता दी है तो अब क्यों इसको बार बार रेस करें। तो इस पे थोड़ा सा जो मुझे जरा बता रहे कि काफी वहां पे कुछ तलखी भी हुई इस बात के ऊपर कि ये इशू खत्म नहीं हो रहा। और डार साहब ने जराए के मुताबिक वहां पे ये कहा कि IMF बहुत ज्यादा जो है वो उन चीजों के ऊपर सवालात उठा रहा है जो कुछ पॉलिटिकल नेचर की डेवलपमेंट्स होती हैं। कुछ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर कोई स्टेटमेंट दे देते हैं तो उसके ऊपर भी IMF जो है वो सवाल कर देता है। अगर उसके ऊपर किसी अखबार में खबर आ जाए तो इतना वो उन्होंने उनकी बहुत सारी बातों में उन्होंने ये बात कही कि इतनी माइक्रो मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं IMF को। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो मेरे जराए ने बताया कि IMF को इस बात की पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवा दी है कि हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोल सब्सिडी जिसके तहत वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था और मुसद्दिक मलिक साहब ने कि ₹100 फी लीटर सस्ता पेट्रोल मिलेगा 800 सीसी गाड़ी वाले को और मोटरसाइकिल के जो ओनर्स हैं उनको, वो स्कीम अब शायद अनाउंस तो होगी बट इम्प्लीमेंट नहीं होगी। कल ये बात कल भी और परसों भी IMF को बता दी गई है कि हुकूमत शायद अब इस स्कीम के अंदर संजीदा नहीं है। इसमें कामरान एक ये तो हम जराए से बता रहे हैं, एक जो ऑन द रेकर्ड इसके ऊपर स्टेटमेंट आई है वज़ीर ममलिकत बराए खजाना जो है डॉक्टर आयशा पाशा साहिबा की आई है। कल जो मीटिंग थी नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की, जिसमें वो इलेक्शन कमीशन को जो पैसे देने वाला बिल है वो रिजेक्ट हुआ, तो वहाँ पे डॉक्टर रमेश कुमार ने एक सवाल किया कि IMF के हवाले से ये रिपोर्ट हुआ है आज कि हमने यकीन दहानी करवा दी है कि हम पेट्रोल की स्कीम जो वो नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके ऊपर जो जवाब दिया उन्होंने ये कहा कि जी पेट्रोलियम डिवीजन की ये स्कीम थी, इससे वजारत खजाना की नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने ये बात कही वहां पे कि वो तो उसमें कुछ टाइम लगना है तैयार करने में, अभी तक तो उसका प्लान ही तैयार नहीं हुआ, हमें खुद नहीं पता तो हम IMF को क्या बताएं। और लगता है ऐसे है कि ये अब हम स्कीम इंप्लीमेंट नहीं करने जा रहे। तो और बहुत सारे वादों की तो तरह इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब का एक और वादा पूरा नहीं हुआ। इसमें 2 चीजें हैं ना, देखें, एक तो ये तय हो गया कि ये जो भी स्कीम अगर पहले अनाउंस भी किया था उस पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, अगर तो ये आखिरी रुकावट थी, फिर तो अगर गवर्नमेंट अब अश्योर कर रही है कि ये हमने अबैंडन कर दी है तो फिर तो IMF का डील हो जानी चाहिए। दूसरा इसके अंदर इसका मतलब प्रॉब्लम ये है कि हमारे अब बेशक फाइनेंस मिनिस्ट्री डाल दे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के ऊपर
कि अगर आपको पता था कि इतनी मुश्किल से हम IMF का प्रोग्राम बहाल करवाने जा रहे हैं, इतनी सख्त शराइत जो है उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, तो ये फिर इसकी जो टाइमिंग है कितनी बुरी टाइमिंग थी? अगर सिर्फ इस अनाउंसमेंट की वजह से प्रोग्राम फंस गया है, डू यू थिंक कि अगर ये अनाउंस ना करते तो शायद अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता? अगर ये अनाउंसमेंट ना होती तो कल हम इस चीज पे क्लैरिटी होती कि हम कहां पे खड़े हैं, क्योंकि ये सिर्फ मसला स्कीम का नहीं था। ये मैंने बारहा ये बात कह रहा हूं, जो मुझे जराए ने बताया कि IMF को ज्यादा इरिटेशन और उनको ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज से हुआ कि पाकिस्तान के जिन हालात के अंदर से हमारी जो इकॉनमी की जो सूरत हाल गुजर रही है, से हम गुजर रहे हैं, इन हालात के अंदर भी ऐसी सब्सिडी स्कीम देने का इन्होंने सोचा भी कैसे कि जिसमें इतना वेस्टेज होगा, जो पैसे का ज़िया होगा। अपनी जगह पे परसों भी नेथन पोर्टर ने वहां पे ये बात कही कि इसमें अंदर स्लिपेजेस बहुत ज्यादा हैं, तो उसमें फिर डार साहब ने कहा कि हम ये नहीं करना चाहते, अब क्यों इसको बार बार रेज करके आप एक प्रॉब्लम मतलब इन अदर वर्ड्स अगर ये ऐलान हम ना करते, ये गवर्नमेंट ये काम ना करती, तो शायद चीजें अब बहुत ज्यादा उसमें क्लैरिटी आ जाती और एक पता लग जाता कि किधर जा रही है। इसने डिले किया है, ये उसकी वजह से हालत ये हो गई थी उस दिन मीटिंग के अंदर कि डार साहब ने बारहा उनको रिक्वेस्ट किया IMF को कि आप हमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की डेट दें, हमें बताएं कि हम कब करेंगे स्टाफ लेवल। ये परसों की बात है, यूएई के पैसे आने से पहले, पैसे तो नहीं, कमिटमेंट आने से हमारा हालत तो ये ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी गवर्नमेंट ने डिले किया है, जैसे ही आपको अगली किस्त मिले तो फिर हम रिवाइव कर दें, क्योंकि इलेक्शन में भी जाना है, तो ये कर सकते हैं, ये कर ले, हम करते हैं ना। तो फिर और नहीं, अगला IMF का प्रोग्राम नहीं लेना, अगले 2 ट्रांचेस नहीं लेनी, फिर सोच लें क्या करना, मुल्क कैसे चलाना है इन्होंने। चले यहाँ पे मेरे ख्याल में ब्रेक लेते हैं। ये तो हमने IMF और पाकिस्तान के साथ जो प्रोग्राम की बहाली उसकी बात की। पिछले हफ्ते हमने बात किया था वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल है और अगले साल क्या आउटलुक रहेगी। अब IMF की रिपोर्ट भी सामने आई है, वो भी कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। उस रिपोर्ट में क्या है पाकिस्तान की मईशत के बारे में ब्रेक के बाद बात करेंगे। के ऊपर आ गई है, तो इसका मतलब है कि जिस तरह ये गवर्नमेंट जब आई थी तो लोग कहते थे कि ये बड़े तजुर्बाकार हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। मुझे लगता है कि IMF भी इसीलिए धोखा खा गई है, शायद इस गवर्नमेंट की है, जो लोग शामिल हैं, इनकी एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्होंने लगा कि 3.5% तो ये कर ही जाएंगे, तो लगता है कि उसके बाद नहीं। उसमें एक फैक्टर जो उस वक्त काउंट नहीं इन्होंने प्रॉपर्ली किया था, क्योंकि उस वक्त इतना इम्पैक्ट उसका नो नहीं था, वो सैलाब थे। सैलाब की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पे मैसिव इम्पैक्ट आया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो इस साल है वो कोई 12 साल के बाद वो उसकी मनफी ग्रोथ होगी, मेरा ख्याल -1.5 के करीब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी। उसके बावजूद इतना इसका मतलब है कि आप इस गवर्नमेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। डू यू थिंक कि ये फ्लड्स की वजह से वो तो डिटेरिएशन आई है और इनकी जो इनडिसाइसिवनेस है जो इन्होंने किया है, क्या इनका कोई रोल नहीं है उसमें? ये तो एग्रीकल्चर तो था ना, वो फैक्टर किसी के कंट्रोल में नहीं था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो भी इस दफा मनफी में जा रही है, जो फोरकास्ट आ रहा है उसमें डायरेक्टली इनकी कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाई कि डॉलर्स नहीं थे और ना है आज। अगर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाते तो उसके बाद फिर ये होना था कि आपके रिजर्व्स खत्म हो जाने थे। एक तो वहां से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इम्पैक्ट आया, फिर जो शरह सूद में इजाफा हुआ, जो हमको अगले पॉइंट के ऊपर भी लेके जाता है कि नाज़िर पिछले 1.5 साल में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 14% शरह सूद में इजाफा किया है। अभी लेटली जो उन्होंने किया उसको 21% टोटल कर दिया है। अभी भी ये शरह सूद इतनी नहीं है जो IMF को इस बात पे कन्विंस कर सके कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो इंटरेस्ट रेट है वो पॉजिटिव है। जो एक और जो चीज इसके अंदर है वो इन्फ्लेशन का रेट है, महंगाई की शरह जो साल की प्रोजेक्टेड एवरेज उन्होंने दिया है 27% प्लस, लेकिन अगले साल के लिए जो महंगाई की शरह है वो तकरीबन एवरेज इन्फ्लेशन रेट उन्होंने दिया है 22%। 22% इन्फ्लेशन रेट 2023-24 का मतलब यह है कि इन्फ्लेशन का जो एनुअलाइज रेट होता है, जो हर महीने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट करता है, वो तकरीबन 28 से 30% तक रहेगा। और अगर 28 से 30% आपकी महंगाई की शरह है और पहले ही हम 35-36% महंगाई की शरह के ऊपर बैठे हुए, तो ये जो इजाफा होगा उसके ओवर एंड अबव होगा। तो अंदाजा कीजिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर लोगों की मुश्किलात है उसमें कितना इजाफा होगा। और जब ये 28-30% होगा एनुअलाइज रेट और 22% के करीब एवरेज आपका इन्फ्लेशन रेट आपका होगा इन्फ्लेशन रेट, तो फिर शरह सूद क्या होगी, कारोबार कैसे चलेंगे, नौकरियां कैसे मार्केट के अंदर पैदा होंगी, ये वो बड़े सवालात हैं। इसके साथ उन्होंने जो करंट अकाउंट खसारे का एक नंबर दिया है वो भी इस साल का उन्होंने 2.3% ऑफ द GDP, रफली कोई $8 बिलियन। मतलब इसका ये हुआ, हुकूमत कह रही है हमारा $6 अरब का करंट अकाउंट का खसारा होगा, IMF कह रहा है कि आपका $8 अरब का होगा। तो यहां पे भी कुछ ना कुछ अभी इनके अंदर एक डिसएग्रीमेंट परसिस्ट कर रहा है कामरान। इसी वजह से लगता यह है कि शायद
शायद ये जो है ना अभी मसला वो आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग वाला वो थोड़ा सा ओपन है, बट लेट्स होप अगले हफ्ते जब हम दोबारा बैठेंगे तो मुश्किलात का आपने काफी जिक्र clear किया ना, देखें ये रमजान का आखिरी अशरा है और यूजुअली दिस टाइम ऑफ द ईयर आपको पता है कि मार्केट के अंदर आपको रश मिलता है, लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। इवन हमारे जहाँ पे ऑफिस है नीचे एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो मैंने एटलीस्ट ये ऑब्जर्व किया है कि मार्केट्स के अंदर आपको रश अब कम नजर आ रहा है कि लोगों के पास शायद अब इतने पैसे हैं कि वो अगर 3 वक्त की रोटी खा लें तो वो काफ़ी है, वहाँ से नए कपड़े नए जूते खरीदना ये आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी जो बात है, आप तो जाहिर है कि इकोनॉमी को कवर भी कर... एक चीज ऐड करूंगा। हाँ। अभी मैं लास्ट वीक मैंने कुछ शॉपिंग मॉल्स का विजिट किया, तो मैं रैंडमली मैं पूछता रहा कि आपकी सेल्स का क्या इम्पैक्ट है विदाउट टेलिंग कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पिछले साल उसमें इनके जो ब्रांड्स भी थे और आपकी जो रेगुलर इन्फॉर्मल सेक्टर में आपकी जो मार्केट्स हैं वो भी थे, उन्होंने तकरीबन 40 से 50% ईद की दिनों की हमारी जो सेल्स है पिछले साल से कम है। तो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट है क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा हो गया ना, लोगों की परचेसिंग पावर अब बहुत ज्यादा स्क्वीज हो बहुत कम हो गई। और जो सबसे जो प्रॉब्लम है ना, आई थिंक हमें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में ऑफ एंड ऑन इश्यूज तो आते रहे हैं, लेकिन ये भी हमने देखा है कि पाकिस्तान में जब 1-2 साल अगर क्राइसिस आया तो फिर हमने बाउंस बैक भी किया। लेकिन ये जो इस वक्त क्राइसिस ऐसा लग रहा है कि शायद ये हम 2-3 साल में बाउंस बैक करने वाले नहीं है, और ये आई थिंक सबसे ज्यादा कंसर्न वाली बात है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।